सिपाही ने उसे एसएचओ के कमरे में वापस पहुंचाया और उसकी पीठ पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। एसएचओ ने अपलक उसे देखा। पहले से ही हिला हुआ जीत सिंह और विचलित हुआ। बैठ, एसएचओ सहज स्वर में बोला। साहब, जीत सिंह बदहवास से होठों पर जुबान फेरता बोला, मैं आपके सामने। बैठ, हाकिम का लहजा खुश्क हुआ। जीत सिंह यूँ झिझकता हुआ हाकिम के सामने एक कुर्सी पर बैठा जैसे अभी उठा दिया जाने वाला हो। सारी सीट पर ढेर होने की जगह उसने अपना शरीर केवल उसके अग्रभाग पर टिकाया। क्या देखा? हाकिम ने सवाल किया। लाश, जीत सिंह बमुश्किल बोल पाया। लाश। आगे? साहब, मेरा यकीन कीजिए, एक से दूसरी निगाह डालने का मेरा हौसला नहीं हुआ था। एक निगाह में बस इतना ही देखा था कि वो कहीं इधर कहीं बीड़ू था। बोले तो मराठा था, अधेड़ था, छाती में गोली लगी थी। तेरा खुद का कारनामा? मेरा कारनामा? क्या 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 कह रहे हैं साहब? पहचान में आ गया? साहब मैं तो साहब बोल, कौन था जिसका कत्ल किया? एसएचओ अब एकाएक अपने खास पुलिसिया जलाल के हवाले बोलने लगा था। क्यों किया? अपनी मर्जी से किया या किसी के कराए किया? कोई अपनी खुन्नस निकाली या किसी का हुक्म माना? बोल। क्या बोले साहब? जी सिंह दयनीय स्वर में बोला। आपने तो सब फैसले कर भी लिए, अभी मैं बोले तो क्या बोले? बोले नहीं, सुने। सुने अभी। तू कत्ल करके लाश से पीछा छुड़ाने की नई तरकीब आजमाता था। ट्रंक में लाश बंद करके अपनी कैब में ढोता था। ट्रंक सरेरा फुटपाथ पर छोड़कर भागा जा रहा था, जबकि हवलदार शिवराम माने ने तेरे को ललकारा और रुकने पर मजबूर किया। तब तूने उसको ये कहानी बनाकर परोसी कि ट्रंक किसी पैसेंजर का था जो 2000 के नोट का छुट्टा लेने गया, लौटा नहीं था। क्यों नहीं लौटा था? बस के नीचे आ गया था या एक बिजली गिरी थी उस पर? साहब, मैं भी बोले। नहीं, अभी और सुने। सुन। तू कैब ड्राइवर जीत सिंह बाद में, ताला चाबी मिस्त्री जीत सिंह पहले, हिस्ट्री शीटर जीत सिंह पहले, वॉल्ट बस्टर जीत सिंह पहले, डकैत जीत सिंह पहले। तो वो जीत सिंह है जो तारदेव सुपर सेल्फ सर्विस स्टोर की डकैती में पकड़ा गया था, लेकिन सज़ा पाने से बच गया था क्योंकि तेरे खिलाफ एक खास गवाह एन मौके पर अपनी गवाही से मुकर गया था। मजिस्ट्रेट को मजबूरन तेरे को लैक ऑफ एविडेंस की बना पर छोड़ना पड़ा था। अब तू अपनी शनाख्त छिपाने के लिए कैब ड्राइवर बना हुआ है। अपनी शनाख्त छिपाने के लिए ही अब तू चिंच पोखली के अपने पुराने पते पर नहीं रहता, जबकि असलियत में तू अब भी वही है जो हमेशा था। जीत सिंह, एक्सपर्ट लॉकमैन, वन ऑफ द काइंड। अब बोल जो बोलना है। अब क्या बोलना है? जीत सिंह कातर भाव से बोला। आपने तो किस्से ही खत्म कर दिया। खुद ही इल्ज़ाम लगाया, खुद ही मुजरिम करार दिया और खुद ही सज़ा भी सुना दी। अब खाली सज़ा पर अमल बाकी है। लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि अमल खुद करेंगे या किसी मातहत को हुक्म देंगे? एसएचओ ने फिर अपलक उसे देखा। इस बार जीत सिंह विचलित ना हुआ। कुछ गलत कहा मैंने? एसएचओ बदले स्वर में बोला। साहब, मेरी हिम्मत हो सकती है आपकी बात काटने की? कर हिम्मत, बोल कि मैं गलत हूँ, फिर यह भी बोल कि किधर गलत हूँ। साहब, अपनी औकात में रह के बोलता हूँ, फरियाद करता हूँ कि मेरी बदकिस्मती को न सिर्फ आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, उससे अपने मन माफिक नतीजे निकाल रहे हैं। बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। जीत सिंह पर आया तो क्या बड़ी बात हुई, लेकिन मैंने अपने बद हालात का मजबूती से मुकाबला किया और उनसे उबर कर दिखाया। इसी वास्ते ताला चाबी मिस्त्री से कैब ड्राइवर बना। आपके कहे मुताबिक मैं कोई वॉल्ट बास्टर होता, डकैत होता, तो क्या टैक्सी बनाने के वास्ते मेरे को बैंक से कर्जा लेने की ज़रूरत होती? तो क्या मैं भाड़े की खोली में रह रहा होता? सब ढोंग है, दिखावा है, एक चालाक मुजरिम की चालाकी है। अब मैं क्या बोले? तभी तो बोला कि जब आप सारे फैसले कर ही चुके हैं तो वो सब मेरे खिलाफ तो होने ही हुए। एसएचओ कुचड़ खामोश रहा, फिर बोला। तेरी कहानी यकीन में आने लायक नहीं है। तू और तू और बातों से भले ही इनकार करे, इस बात से इनकार नहीं कर सकता तू ट्रंक पीछे फुटपाथ पर छोड़कर खिसका जा रहा था। मैं नहीं करता साहब, लेकिन बाकी की जो बातें मैंने कही वो सब 100% सच है। मैं सवारी की तलाश में रोड पर था, उससे पहले नागपाड़ा के अपने टैक्सी स्टैंड पर था। इस बात की तस्दीक आप चाहें तो करवा सकते हैं। आगे आगे बोल। जीत सिंह ने यूँ व्यग्रता से बाकी की कहानी बयान की जैसे उसे अंदेशा हो कि हाकिम बीच में ही उसको फटकार कर चुप करा देगा। वो खामोश हुआ तो एसएचओ ने गंभीर लंबी हुंकार भरी। पर खिसक तो तू रहा था बराबर। हवलदार शिवराम ने खुद देखा नहीं? हाँ जी हाँ, क्योंकि लाश से पीछा छुड़ाना मांगता था, क्योंकि ट्रंक से पीछा छुड़ाना मांगता था। मेरे को नहीं मालूम था कि ट्रंक में क्या था। ट्रंक पीछे छोड़कर निकल लेने का ख्याल मैंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मुझे तब भी उम्मीद थी कि ट्रंक का मालिक मेरा पैसेंजर लौट आने वाला था। उसके लौटने तक कोई ट्रंक उठा के ले जाता तो एक जना नहीं उठा ले जा सकता था। 2 जने तो ये काम कर सकते थे, 3 जने तो कर सकते थे।
तब आपका हवलदार शिवराम था ना उधर। जैसे उसने मेरे को ट्रंक के बाजू में देखा वैसे उन्हें भी तो देखता। फिर जैसे मेरी खबर ली वैसे उनकी लेता। अकेला? साहब पुलिस वाला था, बैकअप बुलाता ना। इमीजिएट करके। इमीजिएट करके? क्या कहने, लगता है पढ़ा लिखा है। मामूली साहब, मैट्रिक फेल। अपने पैसेंजर का हुलिया बोल। जी। बहरा है? हाकिम ने डपटा। कम सुनाई देता है या ये बहुत मुश्किल काम तेरे वास्ते? बोलता है साहब। जीत सिंह ने जैसे तैसे वो काम किया। वो जो कहता गया हाकिम अपने सामने पड़ी एक नोट शीट पर लिखता गया। वो खामोश हुआ तो हाकिम ने नोट शीट को दोहरा करके मेज़ के एक दराज के हवाले किया। तेरे को फिर बोला, हवलदार शिवराम माने ना टोकता, उससे तेरा आमना सामना ना होता तो भी तेरे को ट्रंक के साथ थाने पहुंचना चाहिए था। साहब, माफ़ी मांग के बोलता हूँ, मैं थाने कोर्ट कचहरी का सताया हुआ बिड़ू, थाने का ख्याल करते मेरी रूह कांपती थी, क्योंकि शातिर मुजरिम की रूह नहीं। जीत सिंह ने जवाब न दिया। उसने आहत भाव से हाकिम की ओर देखा। ऐसे क्या देखता है? हाकिम डपट कर बोला। जीत सिंह ने तत्काल सिर झुका दिया, इतना कि थोड़ी छाती से जा लगी। कुछ क्षण दोनों के बीच बोझिल सन्नाटा छाया रहा। अब आखिर एसएचओ बोला, क्या करूं मैं तेरा? साहब जाने दो ना, जीत सिंह गिड़गड़ाता हुआ बोला। एसएचओ यूं हंसा जैसे कोई मजाक की बात सुनी हो। एड़ा, फिर बोला। जीत सिंह अपने आप में सिकुड़ कर रह गया। तू लाश के साथ पकड़ा गया है, नहीं बच सकता तो खुद को गिरफ्तार समझ। कल या परसों तेरे को चार्ज लगा के कोर्ट में पेश किया जाएगा और तेरा लंबा रिमांड लिया जाएगा। उसके बाद साबुत बच गया तो तेरे पर दफ़ा 302 के तहत मुकदमा चलेगा, नतीजतन लंबी सज़ा होगी। फांसी भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तेरा केस तेरी ये हकीकत भी ख़राब करेगी कि तू नॉन हिस्ट्री शीटर है। अदालत बेहिचक तेरे को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाएगी। जीत सिंह बदआवाज़ उठा। उसने दोनों हाथ जोड़ते अंतर्नाद किया। साहब, रहम रहम, ये गरीब मार होगी साहब। अगर मेरी ड्यूटी करने से गरीब मार होती है तो हो भले ही। साहब, ये जुल्म होगा साहब, मैं रहम की इल्तिजा करता हूँ। चुप कर और वो बात सुन जो तेरे मतलब की है। सुनता है साहब? तेरी इल्तिजा एक शर्त पर कबूल हो सकती है। साहब, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, खाली आप मेरी ये एक खता बख्श दें कि मैंने ट्रंक के साथ थाने का रुख ना किया। अपने पैसेंजर को ढूंढ। जी। मैंने कबूल किया कि तेरा पैसेंजर लाश तेरे मत्थे चढ़कर मड़कर खिसक गया। कबूल किया कि उसने लाश से अपना पीछा छुड़ाने के लिए तुझे एक कैब ड्राइवर को हथियार बनाया। तू उसे खोज निकालेगा तो अपने पर आयत किसी चार्ज से खुद ब खुद बरी हो जाएगा। लेकिन मैं उसे खोज निकाले? क्योंकि सिर्फ तू उसे पहचानता है, सिर्फ तू उसकी शक्ल से वाकिफ़ है। उसका पता निकाल, उसे ढूंढ के दिखा, बाकी काम पुलिस खुद कर लेगी। लेकिन मैं उसे ढूंढूं? इस काम के लिए 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ मैं तेरे को। जी। आज मंगल, अगले सोमवार तक का टाइम है तेरे पास। तब तक नाकाम रहा तो तू अंदर, फिर बुढ़ापे में ही बाहर निकलेगा या निकलेगा ही नहीं। फांसी के बाद तेरी लाश बाहर निकलेगी। साहब, क्यों दम निकालते हो? 1 हफ्ता तेरा टाइम, आज से, अभी से शुरू। 1 हफ्ते का टाइम? 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर में मैं 1 हफ्ते में उस बुढ़ी को खोज निकाली? सारा शहर खंगालना ज़रूरी नहीं, सिर्फ महापालिका मार्ग जहाँ से तूने वो ट्रंक वाला पैसेंजर उठाया था और आसपास के इलाकों पर फोकस रखना ज़रूरी होगा। मैं घर घर जाकर उस वीडियो के बारे में दरियाफ्त करूँगा। करना, मेरे को कोई एतराज़ नहीं होगा। साहब, ये तो वही मसल होगी कि उतनी ठुकाई नहीं हुई जितना का लहंगा फट गया। शराब हिमाचली मसल है साहब, बकवास बंद कर। साहब, और कोई रास्ता नहीं? दयनीय स्वर में जीत सिंह बोला। नहीं। अच्छा, अभी मैं इस नामुमकिन काम के लिए हाँ बोले तो आप मेरे को जाने देंगे? हाँ, लेकिन तेरी टैक्सी यहीं रहेगी। जी। ज़मानत के तौर पर? जमानत? जमानत के तौर पर? हाँ, यहीं। यहाँ से निजात पाते ही जो पहला ख्याल तेरे मन में आएगा वो फ़रार हो जाने का ही होगा। फ़रार तो वैसे तू टैक्सी छोड़ के भी हो सकता है, कोशिश कर देखना। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। हो भी तो क्या है, समझ ले, ये छूट है तेरे को। अच्छा। हाँ, लेकिन पुलिस अगर तेरा सुराग पा गई तो तुझे गिरफ्तार करके यहाँ नहीं लाएगी, तुझे शूट करेगी। जीत सिंह के शरीर ने स्पष्ट झुरझुरी ली और बोलेगी कि तू एक कत्ल का फरार मुजरिम, एक नॉन हिस्ट्री शीटर, एनकाउंटर में मारा गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर हमला कर दिया, मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी। देवा, इतना जुल्म? किसी लॉ अबाइडिंग सिटीजन पर नहीं, किसी नेक शहरी पर नहीं, एक हैबिचुअल क्रिमिनल पर, एक आदि मुजरिम पर, समझा? जी हाँ, समझा। जीत सिंह के लहजे से तलखी छुपाए न छुपी। बहुत अच्छी तरह से समझा। आपने समझाई ऐसे तरीके से कोई का बच्चा भी समझ जाता। हाकिम हंसा। अब जल्दी फैसला कर। फिर बदले स्वर में बोला, क्या मर्ज़ी है तेरी? आपका हुक्म मानने के अलावा और क्या मर्ज़ी होगी मेरी? लपेट के नहीं बोल, दो टूक बोल। मैं आपके हुक्म की तामील करूँगा। बढ़िया, लेकिन अगर टैक्सी छोड़ देते तो? नो।
साहब, इतना बड़ा इतना मुश्किल काम दे रहे हो, मुझे अपनी तलाश में सहूलियत होगी अगर मेरी टैक्सी। नो। जीत सिंह ने यूं हाँ भरी जैसे हथियार डाल रहा हो। और कोई बात है बोलने लायक तो बोल, ऐसा चौपटा से चप करता बोला। है तो सही साहब, बोल। आप पुलिस के बड़े हाकिम हैं, बोले तो थानेदार हैं, खून खराबे से तो आपका वास्ता अक्सर पड़ता होगा। क्या कहना चाहता है? ऐसा जो उतावले सर में बोला। आपको तो मालूम होगा कत्ल कब हुआ। ऐसी बातें पोस्टमार्टम से जानी जाती हैं, जो अभी होना है। बिना पोस्टमार्टम मोटा अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। मोटा अंदाज़ा आज सुबह 10 से 12 के बीच का है। 10 से 12 के बीच का? आप इसी वास्ते पूछता था मैं 10 से 12 के बीच किधर था, क्या करता था। अखबार पढ़ता है कभी कभी साहब। पढ़ा कर रेगुलर करके ऊपर के माले में रौनक आ जाएगी। कल से ही शुरू करना। कल का अखबार देखे तो उसमें मकतूल की फ़ोटो समेत वो तमाम बातें छपी पाएगा जो इस वक्त तेरे मगज में घुमड़ रही हैं, समझा? जी हाँ। और बोल। मैं लाश एक बार फिर देखना चाहता हूँ। क्या कहने? एसएचओ के सर में व्यंग का पुट आया। अभी कहता था लाश पर दूसरी निगाह डालने की हिम्मत न हुई, अब कहता है कि लाश फिर देखना चाहता है। क्योंकि अब हालात जुदा हैं। पहले मेरे पर ट्रंक के मालिक को ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी किधर थी? लाश तेरा खुद का कारनामा है तो अब और क्या जानना चाहता है जो तू पहले से नहीं जानता? मेरा खुद का कारनामा होता तो मैं कभी ना कहता कि मेरे को लाश फिर देखने का था। तो आप ही मुझे मजबूर न कर रहे होते कि मैं ट्रंक के मालिक को, कातिल को ढूंढ निकालूं। बहस अच्छी कर लेता है जबकि मैट्रिक फेल है। बेकाबू हालात बहुत कुछ सिखा देते हैं साहब। वक्त की ठोकरें बहुत कुछ सिखा देती है। लेक्चर ना दे, ऐसा जो डपट कर बोला। सॉरी बोलता है बाप। होठ काटता वो जल्दी से बोला, साहब लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जाने वाली थी। मालूम करता हूँ चली तो नहीं गई। उसने घंटी बजाकर सिपाही मारुति राव को तलब किया। उसने सिपाही से लाश की बाबत सवाल किया तो जवाब माकूल मिला। कोटे को बुला, वो बोला। सिपाही सैल्यूट मारकर रुखसत हुआ। लाश अभी थाने में ही है, पीछे थानाध्यक्ष बोला। अभी सिपाही दिलीप खोटे आता है और तेरे को साथ लेके जाता है, बाहर जा। सिपाही की तरह हाकिम को सलाम करके जीत सिंह बाहर गलियारे में जा खड़ा हुआ। सिपाही दिलीप खोटे ने आकर एसएचओ की हाजिरी भरी, उल्टे पांव वापस लौटा और जीत सिंह को साथ आने का इशारा किया। जीत सिंह सिपाही दिलीप खोटे के साथ हो लिया। सिपाही खोटे उसे गलियारे के आखिर के कमरे में लेकर आया। देख जो देखना है, उसे भीतर ढकेलता वो बोला। जीत सिंह इस बार दृढ़ता से लाश के हवाले हुआ। देर तक उसकी संजीदा निगाह ट्रक के भीतर फिरी। जल्दी कर, मेरे को और भी काम। जीत सिंह ने उसकी परवाह न की। आखिर अब उस बाबत उसे खुद एसएचओ की शय थी। उसने देखा ट्रंक में मौजूद लाश एक 45 साल के व्यक्ति की थी, जिसकी छाती में ऐन दिल के ऊपर गोली का छेद था, जो कि यकीनन उसकी तत्काल मृत्यु का कारण बना था। उसके सिर पर काले घने बाल थे और चेहरा दाढ़ी मूछ विहीन था। रंग सांवला था और कान साधारण आकार से बड़े थे, इतने कि उनकी लौ जबड़े तक पहुंचती जान पड़ती थी। लाश ट्रक में यूं पड़ी थी कि सिर उठा हुआ था और घुटने मुड़कर पेट के साथ लगे हुए थे। पोशाक के तौर पर वो काली पतलून के साथ सफ़ेद कमीज़ पहने था। सफ़ेद कमीज़ नीचे की तरफ से पतलून की बेल्ट में खुशी होने की जगह पतलून से बाहर निकली हुई थी। सफ़ेद कमीज़ का छाती के ऊपर का हिस्सा खून में रंगा हुआ था। खुले ट्रंक के उठे हुए ढक्कन के भीतर एक स्टिकर लगा हुआ था, जिसे पढ़ने की कोशिश करने की जगह उसने अपने मोबाइल कैमरे से ढक्कन की तस्वीर खींच ली। फिर वह ट्रंक के भीतर की तस्वीरें खींचने लगा। अबे ये क्या करता है? सिपाही खोटे ने तत्काल विरोध किया। खबरदार, फ़ोटो नहीं निकालने का। साहब नहीं बोला ऐसा। अपने काम में तल्लीन जीत सिंह बिना गर्दन घुमाए बोला। हर बात बोली नहीं जाती खजूर। फर्श रौंदता सा वह जीत सिंह के पहलू में पहुंचा। उसने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। अरे अरे, जीत सिंह ने तीव्र विरोध किया। क्या करता है तू? साला जो गलत किया उसको ठीक करता है। उसने मोबाइल पर से उसकी खिंची तस्वीरें इरेज कर दी और फ़ोन अपनी वर्दी के एक जेब में डाल दिया। अरे, जीत सिंह ने तत्काल विरोध किया। फ़ोन तो दे अब। देगा जब इधर से नक्की करेगा तब देगा। पढ़। नहीं मांगता पढ़। साला फिर फ़ोटो निकालने लगेगा क्या? जीत सिंह ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। अब जल्दी देख जो देखना है। अब और क्या देखना था? जीत सिंह ने मनी मन सोचा। फिर भी उसने ट्रंक की तरफ फिर तवज्जो दी तो इस बार अतिरिक्त तवज्जो के काबिल उसे स्टिकर लगा। फ़ोटो निकालने की सुविधा ख़त्म हो गई थी, इसलिए उसने झुककर उस छोटे से स्टिकर को पढ़ने की कोशिश की। लिखा था, ख़याली ट्रंक हाउस, मुस्तफ़ा बाज़ार, विक्टोरिया रोड, भायकला, मुंबई 400009। प्रॉक्टर हाजी इंतखाब बेग ख़याली। उसने ट्रंक की तरफ से पूरी तरह से फीट फेरी और यूं हाथ आगे बढ़ाया जैसे ढक्कन गिराने लगा। लेकिन अपने जिस्म की ओट में से पहले उसने स्टिकर की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी तर्जनी उंगली के नाखून से स्टिकर के एक कोने को खुरचा तो कोना तनिक ऊपर उठ गया। अंगूठी और उंगली से उसने कोने को पकड़कर संभाल के झटका दिया तो स्टिकर उखड़कर उसके हाथ में आ गया। अबे हिल ना अब, सिपाही कलपता से बोला। जीत सिंह ने स्टिकर को दूसरे हाथ की कलाई के भीतर की तरफ चिपका लिया और ऊपर कमीज़ की आस्तीन सरका ली। तभी स्ट्रेचर उठाए 2 आदमी वहाँ पहुँचे।
मुर्दाघर से आए, एक बोला। डेड बॉडी लेके जाने का। सिपाही ने सहमति में सिरे लाया और कर्कश स्वर में जीत सिंह से मुखातिब हुआ। बाजू हट बे। ट्रंक पर झुका जीत सिंह सीधा हुआ। वो बाजू तो हटा, लेकिन वहाँ से रुखसत ना हुआ। सिपाही ने भी इस बात को नज़रअंदाज किया। आखिर बिड़ू को खुद एसएचओ की शय थी। बड़ी दक्षता से दोनों आदमियों ने लाश को ट्रंक में से निकालकर स्ट्रेचर पर लादा और उसे उठाए वहाँ से रुखसत हुए। जीत सिंह ने आगे बढ़कर अब खाली ट्रंक के भीतर निगाह डाली तो पाया उसमें एक दो जगह तब तक सूख चुके खून के ढब्बे साफ दिख रहे थे। अभी तेरे को क्या मांगता है इधर? सिपाही खोटे सख्ती से बोला। फ़ोन मांगता है, जीत सिंह बोला। मिलता है, बाहर चल। जीत सिंह उसके साथ हो लिया। 5 बजे जीत सिंह की थाने से खलासी हुई। बाहर आकर उसने घायलों सारीडीना को फ़ोन किया। 4 दिन से घायलों मुंबई से बाहर था। ज़रूरत के वक्त वो अक्सर अपनी काली पीली लोकल कैब की अपने एक कज़न के ऑल इंडिया परमिट वाली टूरिस्ट टैक्सी से अदला बदली कर लेता था। 4 दिन पहले वो एक फ्रेंच पति पत्नी के साथ औरंगाबाद के लिए रवाना हुआ था, जहाँ से आगे उसने अजंता एलोरा जाना था, जो कि फ्रेंच दंपत्ति का लक्ष्य थे। ऐसे मुंबई से बाहर के लंबे टूर वो अक्सर लगाता था, क्योंकि यूं उसे मोटी कमाई होती थी। कज़न वो मोटी कमाई खुद क्यों नहीं करता था, यह सवाल जीत सिंह उससे अक्सर पूछता था। जवाब मिलता था कि करता था। इसी वास्ते ऑल इंडिया परमिट वाली टूरिस्ट टैक्सी का मालिक था। लेकिन फैमिली मैन था, इसलिए जब बाहर कभी नहीं जा पाता था तो घायलों को खबर करता था। अपनी दुश्वारी की घड़ी में जीत सिंह को घायलों हमेशा याद आता था, जो कि उसका सुख दुख का साथी था, हमदर्द था, रहनुमा था और अब हम पेशा था। कुछ क्षण घंटी बजी, फिर जवाब मिला। कहाँ है? उसने पूछा। कोहली में, जवाब मिला। कब लौटा? अभी 1 आवर पहले। लॉन्ग हॉल से लौटा, इस बात से रेस्ट करता है। तू किधर है? दादर वेस्ट थाने में था, अभी छूटा। जीसस, फिर कोई पंगा? भाई मेरा नाम जीत सिंह है। दैट एक्सप्लेन्स इट। पंगा है जहाँ जीत सिंह है वहाँ पंगों का और जीत सिंह का चोली दामन का साथ है। ये टाइम क्या किया? मैंने नहीं किया, अपने आप हुआ। अपने आप मुसीबत गले पड़ी, क्योंकि उसे जीत सिंह का नाम, पता, पेशा, हुलिया सब मालूम। किस टाइम किधर मिलेगा ये भी मालूम। हाँ, ये टाइम क्या हुआ? आता हूँ, आके बोलता हूँ। वेट करता है। घायलों ने गौर से जीत सिंह की हर बात सुनी। आखिर जीत सिंह खामोश हुआ तो घायलों ने संजीदगी से सिर हिलाया। जीते, फिर बोला। यू आर इन सीरियस ट्रबल। बोले तो इस वास्ते नहीं कि डेड बॉडी तेरे गले पड़ा, बल्कि इस वास्ते कि पुलिस का बीड़ू लोग तेरे गले पड़ा। अभी तू कैसे 1 वीक में ट्रंक के मालिक को लोकेट करेगा? पता नहीं, जीत सिंह दबे स्वर में बोला। पता नहीं? पता नहीं तो क्या करेगा? कुछ तो करेगा। कोशिश करूँगा। फ्रेंड हेल्प करेगा ना? बोले तो। ट्रंक के मालिक मेरे पैसेंजर का कोई अता पता भायकला के उस ट्रंक हाउस से मिल सकता है, जिसका स्टिकर ट्रंक में उसके ढक्कन के भीतर लगा था, जो मैं उधर से उखाड़ लाया था। क्या बोला? घायलो चौका। नहीं बोला, अभी बोलता है, ये देख। उसने कमीज की बाईं आस्तीन पीछे सरका कर कलाई उसके सामने की। जीजस, घायलों ने सिसकारी भरी। सेम स्टिकर? हाँ, जो ट्रंक में था, इनसाइड द लिड। हाँ। क्या स्टोरी स्टिकर का? बोल मेरे को। जीत सिंह ने बोला। जीते। वो खामोश हुआ तो घायलों बोला। अगर ये बात पुलिस को मालूम पड़ी तो सोच तेरा क्या होगा। बुरा होना, जीत सिंह बोला, पर मालूम नहीं पड़ेगी। विशफुल थिंकिंग। एनीवे, अब हटा तो सही से। आई एम सरप्राइज साला, ये टेम भी स्टिकर तेरे हैंड पर? भूल गया था। जीत सिंह ने स्टिकर हटाकर उसकी गोली सी बनाई और उसे एक और उछाल दिया। अभी बोले तो? घायलों बोला। तेरे पैसेंजर का जिसने कि ट्रंक खरीदा, जिसने ट्रंक में डेड बॉडी डाला, स्टिकर की तरफ ध्यान ना गया? या ध्यान ना गया या उसने स्टिकर को ध्यान के काबिल ना समझा, वरना स्टिकर ट्रंक में ना होता। बोले तो ध्यान ही ना गया। यही बात पुलिस पर भी लागू। जीते, तेरे ही पैसेंजर ने प्लान करके डेड बॉडी तेरे को ठोका। अभी बोल, क्यों किया उसने ऐसा? क्योंकि डेड बॉडी डिस्पोज करना मांगता था। इन मिडल ऑफ नाइट किधर भी समंदर में डंप करता। साला गैंग किलिंग में ऐसी प्रोसीजर? तेरे ख्याल से ये गैंग किलिंग? डियर ब्रो, मेरे यकीन से ये गैंग किलिंग क्या? फिर तो हो सकता है कि मरने वाला कोई मवाली हो, कोई नॉन गैंगस्टर हो। एग्जैक्टली, नाउ डिस्क्राइब हिम। क्या बोला? तेरे डेड बॉडी का फ़ोटो निकालने का प्रोजेक्ट तो उधर पुलिस स्टेशन पर फेल हो गया। हाँ यार, जीत सिंह के लहजे से असहायता झलकी। अभी हुलिया बोल, डिस्क्राइब वॉट ही लुक्ड लाइक। बोले तो देखने में कैसा था? हुलिया बोल। किसका? पैसेंजर का या मृतक का? दोनों का। पहले मरी डेड बॉडी का, बाद में पैसेंजर का भी बोलने का, पर पहले डेड बॉडी का। जीत सिंह ने जैसे तैसे मृतक का हुलिया बयान किया। घायलों ने पूरी तवज्जो के साथ सब सुना। मैं हमेरे फ्रेंड डेविड परदेसी से बात करेगा, उसके अंडरवर्ल्ड में कॉन्टैक्ट्स। जो तू बोला उससे अगर हुलिया डेविड की पकड़ में आया तो वो अपने कॉन्टैक्ट से डायलॉग करेगा।
शायद ये कोई नॉन मवाली निकले। शायद उसे पहले से ही मालूम हो कि ये कौन बिड़ू। शायद ये भी मालूम हो कि ये कौन से भाई का बिड़ू। क्या घायलो, मामला पुलिस के पाले में है। मेरे सामने मुर्दा करके बिड़ू लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके गए। दादर वेस्ट का थानेदार बोलता था लाश की बाबत कल के अखबार में न्यूज़ होना लाजमी था। विथ फ़ोटो? हाँ, हाकिम बोला विथ फ़ोटो। कल छापे में यह भी होना सकता कि गॉड के डोर पर पहुंचा ये बिड़ू कौन था। हाँ, होना सकता। वो एक क्षण खामोश रहा, फिर बड़बड़ाता सा बोला, साला एक बात माइंड में आता है, वेंट हो जाता है, फिर आता है, फिर वेंट हो जाता है। कौन सा बात साला? बोले तो ये टाइम पकड़ में आया। जीते, उधर स्टेशन हाउस में जब तू फ़ोटो निकालता था तो तेरा मोबाइल भी पुलिस सीज़ किया होगा। नहीं, जीत सिंह बोला, एहसान किया कि लौटा दिया। गुड, अभी किधर है? मेरे पास है। शो मी। जीत सिंह ने मोबाइल उसे सौंपा। घायलों ने संजीदगी से मोबाइल को हैंडल किया, कई क्षण देखा, परखा, उल्टा पलटा। साला अक्खा इडियट। फिर एकाएक भड़कता सा बोला, कौन? जीत सिंह हड़बड़ाया। वो बात बोलने में भी टाइम वेस्ट करता है जो बात बोलना ज़रूरी है ही नहीं। अरे कौन? जो घौंची ये टाइम मेरे सामने बैठेला है। मेरे को बोलता है? नहीं, तेरी ग्रैंड मदर को बोलता है जो तेरे को पैदा किया। मदर? मदर ने क्या किया? साला डेड बॉडी डिस्क्राइब करने में टाइम वेस्ट किया, जबकि फ़ोटो मोबाइल में। क्या बोला? अक्खा फ़ोटो मोबाइल में और तेरी बालकनी में उसका प्रेजेंस ही नहीं। मोबाइल रखता है, फ़ोटो निकालता है, पर नहीं जानता कि फ़ोटो मोबाइल से इमीडिएट करके इरेज नहीं होता। ओ मैं सॉरी बोलता है यार, थाने की हाजिरी ने मेरा भेजा घुमा दिया, अक्कल का टोटल कचरा कर दिया। साला इतना जनरल बात में याद ना रख सका। मैं फिर सॉरी बोलता मेरे भाई। मैं सॉरी एक्सेप्ट करता, ओके। जीत सिंह ने कृतज्ञ भाव से सहमति में सिर हिलाया। पर मेरे को हमेरे फास्ट फ्रेंड डेविड से भी फिर भी डायलॉग करना। अब अपने ट्रंक वाले पैसेंजर का उड़िया बोल। पैसेंजर के हुलिये की तरफ कौन कैब ड्राइवर ध्यान देता है, पर बोलता हूँ। जीत सिंह ने वैसे ही वो काम किया जैसे पहले थाने में एसएचओ के हुक्म पर किया था। घायलो, फिर उसने जोड़ा, पैसेंजर के हुलिये के मामले में एक बात मेरे को अब याद आई है। वो मोटे काले फ्रेम का चश्मा लगाता था। बोल तो चुका तू, जो नहीं बोल चुका वो सुनना। जीत सिंह के स्वर में आग्रह का पुट आया। वो क्या है कि उस रोड ट्रिप के दौरान मेरे पैसेंजर ने एक ही बार बस नाक पर से चश्मा उतारकर रुमाल से उसके लेंस पहुँचे थे और चश्मा वापस नाक पर टिकाया था। घायलो, उसकी नाक और बाईं आंख के अंदर की कोर के बीच अनार के दाने के साइज़ का काला मस्सा था। इतना टाइम वो तेरे साथ था, बोले तो महापालिका मार्ग से दादर वेस्ट तक तेरे साथ था। वो मस्सा करके जो बोला तू, तेरे को पहले ना दिखाई दिया? चश्मे की वजह से न दिखाई दिया, चश्मे के मोटे फ्रेम की वजह से न दिखाई दिया। चश्मा विज़न का? बोले तो जो सामने आजू बाजू क्लियर देखने के वास्ते लगाया जाता है। मेरे को ऐसे चश्मे की कोई पहचान नहीं। लेंस टेंटेड थे या क्लियर थे? क्लियर थे। पर तेरे को नहीं मालूम नंबर थे या नहीं थे? नहीं मालूम। बांधा नहीं। वो चश्मा कैसा भी था? मैं बोले तो मोल का, मस्से का कवर बनने का काम बरोबर करता था नो। हाँ, अभी मेरे को याद पड़ता है कि वो मस्सा ऐसी जगह था कि फ्रेम के बाएं गोले के नीचे छुप जाता था। एक ही बार उसने 1 मिनट के लिए चश्मा उतारा तो इत्तफाकन मस्से पर मेरी निगाह पड़ गई। अ मोल ऑन फेस इज़ अ प्रोमिनेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क। बोले तो वो वीडियो इसी वास्ते चश्मा लगाता होगा कि फ्रेम के अंडर में मोल कंसील हो जाए, किसी को दिखाई ना दे। अगर निगाह का चश्मा था तो इस वास्ते क्यों? एक एक्ट से 2 काम होते हों तो क्या प्रॉब्लम? जीत सिंह खामोश हो गया। अभी कैसे मालूम करे कि चश्मा मोल छुपाने का वास्ते या वो उसके वास्ते ज़रूरी? बोले तो विज़न करेक्शन के वास्ते ज़रूरी। तू बोल, अभी क्या बोलेगा मैं? पर मैं डेविड को बिडू के ब्यूटी स्पॉट की, बोले तो मस्से की बाबत भी साउंड ऑफ करके रखेगा। वो एक क्षण ठिठका, फिर बोला, जीते, अगर दोनों में से, बोले तो डेड एंड अलाइव में से एक बिडू भी पहचान में आ गया तो दूसरे बिडू की पहचान सीक्रेट नहीं रहना सकता। मेरे को खाली अपने ट्रंक वाले पैसेंजर की पहचान से मतलब, तभी वो थानेदार मेरा पीछा छोड़ेगा। साला हलकट मेरा टैक्सी भी कब्जा लिया, अब देखना सारा थाना उसे दौड़ाता फिरेगा। साला नवा टैक्सी, वही तो कचरा करके थमा देंगे मेरे को। तभी तो थमा हैंड ओवर करेंगे जब तक पैसेंजर की पहचान निकाल पाएगा। जब हम पैसेंजर की पहचान निकाल पाएंगे। इज़ डैट सो? हाँ डैट सो। 125 150। हाँ, फिर एंड मिस्करी मारता है, करता है। अभी उठ के मेरे साथ चल। किधर? भाई कला, अपनी टैक्सी पर। मेरी तो थाने में बंद है। चलता है ना? थक कर लौटा घायलो तत्काल उठ खड़ा हुआ। बोले तो योर मोस्ट ओबीडियंट फ्रेंड। वे भाई कला पहुँचे। मामूली पूछताछ से पता चला कि ख्याली ट्रंक हाउस उधर बहुत मशहूर था और सारा मुस्तफ़ा बाज़ार हाजी साहब से वाकिफ़ था। टैक्सी को पार्किंग में खड़ी छोड़कर वो अपनी मंजिल पर पहुंचे और ख्याली ट्रंक हाउस के विशाल शोरूम में हाजी साहब के रूबरू। हाजी साहब शोरूम के दहाने पर ही गद्दा नशीन थे।
चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी और पेशानी पर सिजदों से बना पक्का निशान था। आदतन खुश मिजाज जान पड़ते थे, उनसे भी वो खुशी मिजाज से मिले। उनके काउंटर के सामने 2 ही विजिटर चेयर थी। सलाम के बाद उनके निर्देश पर जिन पर वो दोनों बैठे। फरमाइए, वो बोले। कुछ अर्ज करना चाहते हैं जनाब, जीत सिंह ने विनीत भाव से बोला। किस बारे में? खरीदारी के लिए आए तो नहीं जान पड़ते हैं? कुछ दरियाफ्त करने आए जनाब। दरियाफ्त करने आए? अखबार नवीस हो? जी नहीं, हम बहुत मामूली भीड़ू हैं। आपसे कुछ जानकारी हासिल करने के लिए आपके दरे दौलत पर हाजिर हुए हैं। नाम बोले तो? जी मैं जीत सिंह। सिख हो? जी नहीं, पहाड़ी, हिमाचल से। हाजी साहब ने घायलों की तरफ देखा। मैं घायलों सारडीना। घायलों अदब से बोला। माई सेल्फ फ्रॉम गोवा। तुम भी कुछ दरियाफ्त करने आए हो? अलग से कुछ नहीं सर, वही जो फ्रेंड को दर दरिया इंक्वायर करना मांगता है। करो करो इंक्वायर। फ्रेंड बोलता है ना। घायलों ने जीत सिंह को कौनी मारी। एक ट्रंक की बाबत पता करना था। जीत सिंह ने पूर्ववत विनीत भाव से बोला, जो आज सुबह या पिछली शाम आपके यहाँ से खरीदा गया था। उन्हें उम्मीद थी कि बुजुर्गवार का पहले यही सवाल होता कि क्यों पता करना था, लेकिन गनीमत हुई कि ऐसा कोई सवाल उनसे ना हुआ। साइज़ मालूम? अंदाज़ा है कोई 3.5 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा, 2.5 या 3.25 फुट गहरा। कुछ याद आता हो तो? बड़े ट्रंक के खरीदार कम होते हैं। हफ्ते 10 दिन में ही बड़े ट्रंक का खरीदार आता है, कभी कभी तब भी नहीं आता। इसी वजह से हमें याद है कि ऐसा ट्रंक आज दोपहर के करीब बिका था। खरीदार कौन था? हमें कैसे मालूम होगा? हम क्या कोई राशन का आइटम बेचते हैं जो खरीदार का रिकॉर्ड रखेंगे? खता माफ़ जनाब, मेरा मतलब था देखने में कैसा था। आम लोगों जैसा था, जैसे तुम हो, जैसा तुम्हारा दोस्त है। उम्र का फ़र्क था, तुम लोगों से बड़ा था उम्र में। कितना बड़ा? यही कोई 8-10 साल। कोई खास शिनाख्ती निशान आया हो निगाह में? बुजुर्गवार ने कुछ क्षण सोचा, फिर इनकार में से रिलाया। चश्मा लगाता था। हाँ, मोटे फ्रेम वाला चश्मा लगाता था, जिसे शायद सींग का फ्रेम कहते हैं। गॉगल्स। अगर गॉगल्स सफ़ेद लेंस वाले भी होते तो गॉगल्स। सफ़ेद लेंस वाले तो नहीं होते। मेरे ख्याल से वो निगाह का चश्मा था, बाकी लगाना वाला जाना। आप उसे रूबरू देखें तो पहचान लेंगे। हाजी साहब ने उस बात पर विचार किया। या फ़ोटो देखें? उम्मीद तो है, जवाब मिला। खाली उम्मीद है? पहचान लेंगे। इस बार उनके सर में दृढ़ता का पुट था। खरीद के बाद ट्रंक खुद लेके गया था? इतना बड़ा ट्रंक खुद कैसे लेके जाता? सोचा कोई सवारी थी उसके पास? नहीं थी, यहाँ तक नहीं थी। पार्किंग में हो तो? जीत सिंह ने घायलों की तरफ देखा। अपनी परचेज ट्रंक। घायलों अदब से बोला। कैसे मैनेज किया वो बिडू? बोले तो कस्टमर। डिलीवर किया। हाजी साहब बोले, जिधर बोला उधर डिलीवर किया। किधर बोला? नहीं बोला, पता लिखा, रुका, छोड़ के गया। क्या बोला बाप? पर्चा। जीत सिंह जल्दी से बोला। चिट, स्लिप। आई सी। पता लिख के लाया था या आके लिखा? आके लिखा, कागज़ कलम मेरे से लिया। क्या पता छोड़ के गया? जीत सिंह ने व्यग्र भाव से पूछा। मालूम नहीं। जी क्या फरमाया? भाई उस वक्त यहाँ ग्राहकों का यकायक रश हो गया था, जिसकी वजह से मैंने बिना रुके पर निगाह डाले उसे दराज में डाल दिया था। ओह, पर बाद में तो निगाह डाली होगी। आखिर उसका खरीदार का पता लिखा था जहाँ की ट्रंक डिलीवर किया जाना था। नहीं डाली थी, बाद में भी नहीं डाली थी। वजह सुनो। इधर करीब ही एक टेम्पो स्टैंड है, जहाँ का एक टेम्पो वाला लंबे अरसे से हमारा वाकिफ़ है, हमारे भरोसे का है। ज़रूरत पड़ने पर इधर का बिका सामान हमेशा वही ढोता है और पूरी जिम्मेदारी से सामान पहुंचा के आता है। वो दोपहर वाला ट्रंक भी डिलीवर करने के लिए हमने उसके हवाले किया था, और जब ऐसा किया था तो ख़रीदार का रुक का बिना उस पर निगाह डाले उसे थमा दिया था। रुक का हमारे किस काम का था? टेम्पो वाले के काम का था, इसलिए उसके हवाले किया। चौकस डिलीवर करके आया? हमने नहीं पूछा, पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। ट्रंक ना पहुंचा होता तो उस बाबत ख़रीदार का ही फ़ोन आ गया होता। हमेशा ऐसा ही होता है। कभी डिलीवरी गैर मामूली तौर पर लेट हो जाती है, खरीदार का शिकायती फ़ोन आता है, हम आगे टेम्पो वाले को फ़ोन लगाते तो मालूम पड़ता है कि ट्रैफिक जैम में फंसा। बस इतनी सी बात निकलती है। माल ना डिलीवर होने का तो और कोई मतलब ही नहीं। बोले तो आपको नहीं मालूम कि ट्रंक किधर डिलीवर हुआ, किस टाइम डिलीवर हुआ, पर यह तो मालूम होगा ना कि किस टाइम आपके शोरूम से रवाना हुआ। मालूम है, 12:15 और 12:30 बजे के बीच ट्रंक टेम्पो में लदवाया गया था। कील ठोक के टाइम नहीं मालूम। ओह, उस टेम्पो वाले का नाम बोले तो? इसरार कादरी। मोबाइल नंबर भी बोलें? वाह जनाब, नेकी और पूछ पूछ। हाजी साहब ने नंबर बोला। घायलों ने मोबाइल में नोट किया। टेम्पो स्टैंड कहाँ है? जीत ने पूछा। हाजी साहब ने बताया, समझाया। वाइट बियर्ड को ट्रंक का फोटो क्यों ना दिखाया? रास्ते में घायलों बोला। घायलों की टैक्सी अभी भी पीछे पार्किंग में ही थी। दोनों का सामूहिक फैसला था कि पैदल चढ़कर टेम्पो स्टैंड तलाश करना आसान होता।
क्योंकि वो ट्रंक पहचान लेता। जीत सिंह बोला, फिर हमारी पूछताछ की हवा निकल जाती। वो खफा होता बरोबर, बोलता कि जब मेरे को ट्रंक की खबर थी तो उसकी बाबत पूछता काय के वास्ते था। करेक्ट बोले तो एब्सोल्युटली। जीते, कभी कभी तू मेरे दिमाग की सोच लेता है। अपने स्मार्ट रिमार्क की कोई प्रतिक्रिया देखने के लिए वो कुछ क्षण उसका चेहरा पड़ता रहा, फिर बोला, बोले तो डियर फ्रेंड, मस्करी के मूड में नहीं, जान पर बनी है यार। जीत सिंह उदास लहजे से बोला। फर्स्ट टाइम बनी है। जीत सिंह ने जवाब ना दिया। पहले तेरे को क्रुक्ड लाइफ सूट नहीं करता था, इस वास्ते स्ट्रेट लाइफ पकड़ा। अब तेरे को उसमें भी प्रॉब्लम क्या? बोलूँगा क्या? जीत सिंह चिढ़कर बोला, पहले वो काम कर लें जो करने आए हैं। जीते, भाव क्यों खाता है? वो भी बोलूँगा, चुप कर अब। ओके ओके। टेम्पो स्टैंड भाईकला रेलवे स्टेशन के सामने की सड़क के पार था। वहाँ 4 टेम्पो खड़े थे जिनके ड्राइवर निकासी के रास्ते के करीब, जो कि प्रवेश का रास्ता भी था, एक बेंच पर बैठे हुए थे। वो दोनों उनके सामने पहुंचे तो जीत सिंह ने घायलों को कौनी मारी। हेलो। सहमति में सिर हिलाता घायलों बेंच से मुखातिब हुआ। मैं इसरार टेम्पो वालों को पूछता था। चारों ने विचित्र भाव से घायलों को फिर जीत सिंह को देखा। बोले तो कोई जानता है उसको? वो इधर का परमानेंट। कौन इसरार? एक बोला। पूरा नाम बोले तो? इसरार कादरी। क्यों पूछता है? टेम्पो मांगता है तो? नहीं, टेम्पो नहीं मांगता, पर्सनल करके मिलने का। चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तुम बेड़ू लोग, इस बार दूसरा बोला। इसरार भाई को पहचानता है? नहीं। तो मिलना क्यों मांगता है? बोलेंगा ना। ये टाइम किधर मिलेगा? चारों फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या माजरा था? अगर जीत सिंह बोला, तुम में से ही कोई इसरार है तो? चारों के सिर पहले ही इनकार में हिलने लगे। हमें इसरार से ज़रूरी काम, फ़ोन लगाया तो मिला नहीं, इस वास्ते इधर आए, क्योंकि मिलना ज़रूरी। कुछ हेल्प करो ना भाई लोगों। किधर मिलेगा? एक ने खामोशी से आसमान की तरफ उंगली उठाई। बोले तो? घायलों सशंक स्वर में बोला। क्या बोले तो? फिर भी बोले तो दोपहर के थोड़ा बाद के टाइम टेम्पो लेकर हाजी साहब के बुलावे पर इधर से निकला था। 2:30 बजे के करीब वापस लौटा था तो इदरीश बैठेला था। कुछ टाइम बाद बोला चाय पी के आता है। सड़क पर स्टेशन के बाजू में टी स्टॉल। उधर पहुंचने के लिए सड़क पार करता था कि तूफानी रफ्तार से ये बाजू से एक ट्रक आया और इसरार को अपना अंडर में कुचलता वो बाजू निकल लिया। हम सब दौड़कर सड़क पर पहुंचे। वो बुरे हाल में था, पर जिंदा था। एक टेम्पो पर ही उसे अस्पताल लेके गए, पर उधर से ही फिनिश। लाश पुलिस ले गई, तब हम इधर आए। तौबा, यह हादसा किस टाइम हुआ? यही कोई 3 बजे के करीब। किसी ने ट्रक का नंबर देखा? कोशिश की थी, तीसरा बोला। मैं तो ट्रक के पीछू भी भागा, पर नंबर ना देख सका। नंबर प्लेट पर कीचड़ की मोटी परत चढ़ी थी। ओह, हाजी साहब को खबर की? जीत सिंह ने पूछा। ख्याल ही ना आया, अब करते हैं। इसरार मेरा जात भाई था, चौथा बोला। तो मेरे को जो काम इसरार भाई से था वो मेरे को बोलो। मेरे करने लायक होएगा तो मैं खुशी से करेगा। शुक्रिया बिरादर। इसरार भाई के हादसे का सुनकर दिल दहल गया। खुदा इसरार भाई को अपने कदमों में जगह दे। हमेरा काम हमेरे वास्ते तो ज़रूरी था, पर अभी क्या बोलेगा? किसी ने ना पूछा ज़रूरी काम क्या था। जाते हैं शुक्रिया बोल के। दोनों सड़क पर पहुंचे। अब उनकी मंजिल वो पार्किंग थी जिसमें घायलों की टैक्सी खड़ी थी। बहुत अच्छा टेम चुना बिडू ने गॉड के पास अटेंडेंस लगाने का वास्ते। रास्ते में घायलों बोला। उसने ना चुना, जीत सिंह संजीदगी से बोला। बोले तो? किसी और ने चुना उसे गॉड के पास भेजने के वास्ते। क्या बात करता है? क्या है तेरे मगज में? वो एक्सीडेंट हो नहीं गया था, किया गया था या कराया गया था? कराया गया था। वो ट्रक वाला उधर इसरार की ताक में वेट करता था। तेरे को क्या मालूम? सुना नहीं वो टेम्पो ड्राइवर जो बोलता था ट्रक के पीछे भागा था? क्या बोलता था? क्यों वो ट्रक की नंबर प्लेट नहीं पढ़ सका था? क्यों नहीं पढ़ सका था? जीजस, वो बीड़ू बोला। नंबर प्लेट पर फिल्थ की, कीचड़ की मोटी परत चढ़ेली थी। अभी समझा, इरादतन चढ़ाई गई थी क्योंकि इसरार कादरी को ट्रक से कुचलना था और सेफ निकलना था। मर्डर करना था, मर्डर किया इन प्लेन डे लाइट। हाँ, क्योंकि तेरा पैसेंजर ये बात सीक्रेट रखना मांगता था कि इसरार ट्रंक किधर डिलीवर किया, क्योंकि उसको किसी तरह से पता लग गया था कि ट्रंक के साथ लाश थाने पहुंच गई थी और यूं बाद में गलाटा खड़ा हो सकता था। खाली उस टेम्पो ड्राइवर को, इसरार कादरी को मालूम था ट्रंक किधर पहुंचा, इसरार उसे किधर डिलीवर किया। इस वास्ते मेरे पैसेंजर का उसे ऑफ करना ज़रूरी। ओह, बेचारे ने इस बात की सज़ा पाई कि टेम्पो चला के रिजक कमाता था, किसी मवाली का ट्रंक ढोता था। पर जीते, तेरा पैसेंजर तो तेरे को ऑन रोड मिला। बोले तो महापालिका मार्ग पर तेरे को फुटपाथ पर ट्रंक के बाजू में खड़ा मिला। अभी इसरार करके भीड़ू ने ट्रंक क्या रोड पर डिलीवर किया? ऐसी किया तो डेड बॉडी के पैसेंजर पॉकेट से निकाल कर ट्रंक में प्लांट किया। जीत सिंह ठिठक गया। इसकी पेशानी पर यूं बल पड़े जैसे गंभीर चिंतन में था।
वो बिडू फिर बड़बड़ाता सा बोला, इतने बड़े इतने भारी ट्रंक के साथ राह चलता खड़ा था। अभी ये भी सवाल है कि उधर पहुंचा कैसे। ट्रंक सिर पर रखकर तो ना पहुंचा, घसीटता तो ना पहुंचा, टेम्पो जैसी या टैक्सी जैसी किसी दूसरी गाड़ी पर लाद कर पहुंचा तो उसी पर दादर वेस्ट क्यों ना गया, जिधर के वास्ते उसने मेरी टैक्सी पकड़ी। जीते, एक ही मीनिंग इसका। उसको अपना ट्रेल कंसील करना मांगता था। बोले तो सीक्रेट करके रखना मांगता था कि ट्रंक पहले किधर था, वो किधर से महापालिका मार्ग पहुंचा था। ज़्यादा दूरी से नहीं पहुंचा था। बोले तो दिन दहाड़े लाश लिए कोई नहीं घूमता फिरता, यूं अपनी हालत आ बैल मुझे मार जैसी कोई नहीं करता। वो बीड़ू महापालिका मार्ग किसी शॉर्ट डिस्टेंस से पहुंचा। हाँ, बोले तो बरोबर। अभी मेरे को अपना बात पूरा करने दे। मेरा बात का आगे मतलब ये हो ना सकता है कि मर्डर किधर और हुआ। वो बीड़ू किधर और से डेड बॉडी को ट्रंक में डालकर महापालिका मार्ग लाया। ओके, हाँ, जिधर मर्डर हुआ वो बीड़ू उधर ट्रंक का डिलीवरी लिया, डेड बॉडी को ट्रंक में डाला और किसी और व्हीकल में लोड करके महापालिका मार्ग पहुंचा, जहां दूसरा व्हीकल, बोले तो तेरा कैब, इंगेज किया। स्टिल ओके? हाँ, वैसे कत्ल कहीं और हुआ। ये इस बात से भी जाहिर है कि ट्रंक में बेतहाशा खून नहीं बहा था। गोली खाते ही मरने वाले की लाश को ट्रंक में नहीं डाल दिया गया था, खून कहीं और बहा था। तकरीबन बह चुका था तो लाश को ट्रंक में डाला गया था। काहे? क्योंकि ट्रंक डिलीवर होने में टाइम लगा, इतना कि तब तक लाश में से तकरीबन खून बह चुका था। मैंने थाने में ट्रंक का मुआयना किया था तो उसमें खून के दाग धब्बे तो देखे थे, पर ऐसा कुछ नहीं देखा तो जो साबित करता है उसमें खुला खून बहा था। बोले तो ट्रक का इंतज़ाम पहले से नहीं था। मेरे मगज में यही आता है कि कत्ल माहौल की किसी गर्मा गर्मी में हुआ, एकाएक हुआ। जब लाश गले पड़ चुकी तो तब जाकर कोई ट्रक का इंतज़ाम किया जिसमें लाश डालकर जीते कि खोटी तकदीर जीते के मत्थे मड़ी गई। जो दादर वेस्ट में डेड बॉडी पीछू छोड़ के निकल लेने में कामयाब हुआ होता तो डेड बॉडी उधर बाबरेकर मार्ग पर फुटपाथ पर ही पड़ी होती क्या? हाँ, तो ट्रंक को महापालिका मार्ग पर ही डंप कर देने में क्या बांधा था? मेरे को कंफ्यूज ना कर यार। बोले तो मेरे पैसेंजर को मौका वारदात के इतना करीब लाश वाले ट्रंक को तेरी ज़ुबान में डंप करना नहीं मंजूर होगा। यस, ये हो ना सकता। देख, जैसा मैं पहले भी बोला, पुलिस वाला भिड़ू लोग मर्डर का टाइम 10 और 12 के बीच फिक्स किया। तब तक मौका वारदात पर जो कोई भी जगह वो थी, ट्रंक अवेलेबल नहीं था। 12 के बाद तो अभी ट्रंक मुस्तफ़ा बाज़ार से रवाना हुआ था। इस लिहाज से कत्ल 12 से काफ़ी पहले हुआ होना बनता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, काफ़ी पहले क्यों? भाई कत्ल हुआ, लाश कैसे कहाँ ढोई जाए इस बाबत फैसला हुआ। फैसले की रूह में कोई ट्रंक खरीदने मुस्तफ़ा बाज़ार गया, वहाँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक ट्रंक पसंद किया और ट्रंक की पेमेंट करके उसकी डिलीवरी की बाबत हिदायत देकर वापस लौटा। ये सब कुछ पलक झपकते तो हो नहीं सकता था ना। यूं गुजरे टेम का अंदाज़ा लगाया जाए तो मतलब साफ निकलता है कि कत्ल 12 बजे से काफ़ी पहले हुआ। क्या? जीते, यू आर राइट देयर, योर लॉजिक इज़ क्वाइट करेक्ट। यूं कत्ल का टेम और सिकोड़ा जा सकता है। बोले तो कत्ल 11 और 11:30 के बीच हुआ, ग्रांटेड की हुआ। तू साला मगज वाला बिड़ू। मैं मगज वाला बिड़ू जो याद नहीं रख सकता कि मोबाइल से निकाली गई तस्वीरें फ़ौरन। बोले तो डिटेक्टिव, पर इससे हाथ क्या आया? इससे पता लग गया कि तेरा आफ्टरनून का ट्रंक वाला पैसेंजर कौन, जो कि तेरे को मालूम करना मांगता है, वरना तेरा कैब का माफिक तू भी अंदर। अभी बोल, जवाब दे। जिस सिंह से जवाब देते ना बना। साला मेंटल, मगज चाटता है। हेल्प, मूव योर एस। परेशान जीत सिंह खामोशी से उसके साथ चलने लगा। वो कुछ ही कदम चला था कि ठिठक गया। अभी क्या प्रॉब्लम तेरे को? घायलो नाखुश लहजे से बोला। एक बात अभी मेरे मगज में आई, जीत सिंह बोला। क्या बात? फ़र्ज़ कर टेम्पो 12:15 बजे ट्रंक के साथ मुस्तफ़ा बाज़ार से रवाना हुआ। उन टेम्पो ड्राइवरों में से एक बोला कि इस रात 2:30 बजे स्टैंड पर वापस लौटा। इसका क्या ये मतलब नहीं हुआ कि वो ट्रंक कहीं दूर किसी ऐसी जगह पहुंचा के आया जहां आने जाने में 2 घंटे लगते थे? नहीं हुआ। मैं तेरे को 2 रीज़न बोलता है कि क्यों नहीं हुआ। नंबर 1, टेम्पो साला कोई BMW, कोई मर्सिडीज़, कोई ऑडी जिसका ब्रेकडाउन साला हो ही नहीं सकता। तेरा मतलब है कि वो मुस्तफ़ा बाज़ार से ज़्यादा दूर ना गया, पर जाती बार या लौटती बार टेम्पो बिगड़ गया और उसको दुरुस्त करने में टाइम लगा। नो, मेरा मतलब ब्लडी डोंट पुट योर वर्ड्स इनटू माय माउथ। अभी खाली बोलने का कि जो मैं बोला वो हो ना सकता या नहीं होना सकता। होना सकता, दूसरी बात बोल। अगर तेरा पैसेंजर बीडू 1 आवर की ड्राइव के नहीं अगर तेरा पैसेंजर बीडू 1 आवर की ड्राइव के डिस्टेंस पर रहता होता तो ट्रंक किसी
अपने से पास की जगह से खरीदता। ऑल दी वे मुस्तफ़ा बाज़ार क्यों जाता, जो 1 आवर ट्रिप के डिस्टेंस पर होना। बड़ा ट्रंक उसके आस पड़ोस में नहीं मिलता होगा। ऐसी खरीद के मामले में उसे ख्याली ट्रंक हाउस की ही खबर होगी। इतना बड़ा ट्रंक था, कोई डबल लोटी तो नहीं थी जो छींक सुनाई दे जाने जितने फासले पर आराम से मिल जाती। उसके माथे पर बल पड़े। मे बी यू आर राइट डियर ब्रो। फिर बोला, वापस चल। क्या बोला? किधर वापस चल? टेम्पो स्टैंड पर। अब क्या मांगता है उधर तेरे को? बोलूँगा ना, चल। दोनों वापस टेम्पो स्टैंड पहुँचे। चारों टेम्पो ड्राइवर बेंच पर से गायब थे। टेम्पो अभी भी उधर खड़े थे। कहाँ गए? जीत सिंह के मुंह से निकला। चारों अपने अपने घर गए। और कहाँ गए? घायलों बोला, 8 बजने को है, ये टाइम टेम्पो किसको मांगता है? हमें एक आध का नाम पूछना चाहिए था, खासतौर से उस बुढ़ी का जो बोलता था इसरार कादरी का जात भाई था। चल अब टेम खोटी ना कर, मूव इट। दोनों लौट चले। बुधवार 8 दिसंबर। अगले रोज़ के अखबारों में थाने पहुंची लाश की खबर, बौम्या लाश की तस्वीर फ्रंट पेज पर थी। साथ में पुलिस की अपील भी छपी थी कि कोई लाश को पहचानता हो तो अविलंब दादर वेस्ट थाने के ड्यूटी ऑफिसर से संपर्क करे। अपील के साथ 2 लैंडलाइन नंबर दर्ज थे। फिर घटनाक्रम का विवरण था जिसके तहत ट्रंक में बंद लाश थाने पहुंची थी। उस विवरण में ट्रंक वाले पैसेंजर के हुलिये का भी जिक्र था और शिनाख्त संबंधी अपील उसके साथ भी छपी थी। खबर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जिक्र था जिसके मुताबिक पुष्टि हुई थी कि हथ प्राण 38 कैलिबर की एक गोली छाती पर एन दिल के ऊपर लगने से मरा था और वो गोली तत्काल मृत्यु का कारण बनी थी। रिपोर्ट में कत्ल का टाइम 10:30 और 12 के बीच का निर्धारित किया गया था। खबर उसी पेज पर मुकम्मल नहीं थी। उसके आखिर में दर्ज था शेष पृष्ठ 5 पर। जीत सिंह ने 5वां पेज खोला तो पाया वहां केस से संबंधित 2 तस्वीरें और छपी थी, एक ट्रंक की और दूसरी उसकी टैक्सी की। खबर में टैक्सी के ड्राइवर का जिक्र था लेकिन गनीमत थी कि नाम लेकर जिक्र नहीं था। टैक्सी की तस्वीर ऐसे एंगल में खींची गई थी कि उसके पीछे की नंबर प्लेट तो दिखाई दे ही नहीं रही थी। आगे की भी यूँ तिरछी दिखाई दे रही थी कि उस पर से रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पढ़ा जा सकता था। ट्रंक की तस्वीर में उसका ढक्कन पूरा खुला हुआ था और कैमरा एंगल यूँ था कि खुला ट्रंक उसके तल तक दिखाई दे रहा था। लिहाजा फिलहाल पुलिस के पास उस नए ट्रंक को उसकी फ़रोख्त के साथ नत्थी करने का कोई ज़रिया नहीं था। अगर कोई ज़रिया निकल आता तो उसके शरीर ने स्पष्ट झुरझुरी ली। कल थाने में ट्रंक के साथ जो हरकत करते वक्त उसे दहशत नहीं हुई थी, अब उसका ख्याल करने भर से उसका दिल हिल रहा था। उसने घायलों की गोली खोली में उसके साथ बैठकर अखबार पढ़ रहा था। उसने अखबार एक बाजू रख दिया तो घायलों बोला, डेड बॉडी के थोपड़े का फ़ोटो साहब छपा है। साला लगता ही नहीं है कि डेड बॉडी का फ़ोटो। जीते देख लेना, दोपहर तक ही उसको पहचानने वालों कोई बीड़ू निकल आएगा। ठीक, जीत सिंह संजीदगी से बोला। और गैंग किलिंग भी कंफर्म होएगा। ये भी मालूम पड़ेगा कि डेड बीड़ू कौन से गैंग का था। ये नहीं ठीक, उसमें अभी टाइम लगेगा। वो वी विल सी। अभी तेरा क्या प्रोग्राम? कज़न का टैक्सी लौटाने और अपना लाने विखरोली जाने का जिधर कजन आजकल रहता है। कब जाएगा? अभी। फिर तो दोपहर तक लौट आएगा। अगर कज़न लंच पर इनवाइट ना किया तो ठीक है, लौट के घंटी मारना। अभी तेरे को क्या करने का? भायकला जाऊंगा टेम्पो स्टैंड का चक्कर लगाने। कैसे जाएगा? बोले तो मेरा कैब तो इधर होगा नहीं। अरे चला जाऊंगा जैसे तैसे, जैसे जब कैब नहीं थी तो जाता था। सुनता नहीं, भड़कता है साला विदाउट एनी रीजन। सॉरी। शम्स इज़ रनिंग टेम्परेचर। फ्राइडे से काम पर नहीं गया, उसका कैब लेके जाना। वो देगा? वाई नॉट? फ्रेंड क्या, फ्रेंड का हेल्प नहीं करेगा? अच्छा, जाके बोलना कैब का वास्ते। मालूम पड़ जाएगा कि देंगा कि नहीं देंगा कि नक्की बोलेंगा। ठीक है। अखबारों में छपी खबर का तुरंत नतीजा सामने आया। मकतूल के सोमवार रात के पेट्रोल्स के तीनों साथियों ने उस घड़ी मॉर्ग में पड़ी लाश को फ़ौरन पहचाना और इस नतीजे पर पहुंचे कि बार में से अगवा को अंजाम देने वालों की उसे ज़िंदा छोड़ देने की मर्जी थी ही नहीं। तीनों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि कारनामा किसी दूसरे गैंग का था और धोवाली का कत्ल गैंग वार का ऐलान था। 8 बजे से पहले ही वो तीनों, हरीश गावली, पप्पू मलानी, कल्याण राजे, दादर वेस्ट थाने में थानाध्यक्ष सुरवे के सामने बैठे मकतूल की बाबत बयान दे रहे थे। ये सुनकर थानाध्यक्ष की हैरानी छुपाई न छुपी कि अब मरहूम अनंतराव धावले धोवाले नाम के शख्स का सोमवार रात को बड़े नाटकीय अंदाज से अगवा हुआ था। अगवा की बाबत उसने उनके सामने ही बांद्रा थाने में संबद्ध विवेचन अधिकारी उल्लास देवरे को फ़ोन लगाया और अगवा के केस की पूरी रिपोर्ट हासिल की। रिपोर्ट में अहम गवाह के तौर पर पेट्रोज के बारमैन सीरो स्कालो का भी जिक्र था। यह हैरानी की बात नहीं, थानाध्यक्ष बोला,
कि रात को तुम लोगों के साथ ही धोवाले का अगवा हुआ और अगले रोज़ दोपहर को ही उसकी लाश ट्रंक में बंद भटकती फिर रही थी। हमारा बीट का हवलदार दखल अंदाज ना हुआ था तो लाश अभी भी पता नहीं कब तक भटकती। हम अगवा साथी की गावली गमगीन लहजे से बोला, रिहाई की दुआई मांगते रह गए होते। हाँ शायद। तुमने कहा मकतूल घोड़ा पड़ाव में अकेला रहता था, तो लाश कौन क्लेम करेगा? उसकी बीवी क्लेम करेगी। ये टाइम वो अपने मायके औरंगाबाद में, उसे धोवाले के साथ बीती की खबर दे दी गई है। शाम तक मुंबई पहुंच जाएगी। किसी वजह से ना पहुंच पाई तो अपने साथी का अंतिम संस्कार हम करेंगे। तदुपरांत तो उन्हें उस शख्स का हुलिया बयान करने का हुक्म हुआ जो पेट्रोज में खुद को डॉक्टर बताता उनके एकाएक होश खोकर गिर पड़े साथी को अटेंड करने लगा था, और जिस पर उन्हें शक था कि वो नकली डॉक्टर बहरूपियाई अगवा का ऑर्गेनाइज़र था। उन्होंने हुक्म के मुताबिक वो काम किया तो थानाध्यक्ष को यकीन हो गया कि वो उसी शख्स का हुलिया बयान कर रहे थे जो पिछले रोज़ दोपहर बाद टैक्सी ड्राइवर जीत सिंह का ट्रंक वाला पैसेंजर था। वो बिड़ू तुम्हारा वाला नकली डॉक्टर, थानाध्यक्ष बोला, महापालिका मार्ग के आसपास के किसी इलाके का, जैसे कि धोबी तालाब, मरीन लाइंस, पोर्ट वगैरह का बाशिंदा हो सकता है। इस बात को निगाह में रखकर तुम लोगों को भी किसी ऐसे वीडियो का ख्याल करना चाहिए जो कि तुम्हारे दोस्त का इस हद तक दुश्मन हो सकता था कि अगवा कर या करवा सकता था, कत्ल कर या करवा सकता था। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ जी, गावली बोला। बाकी दो के सहमति में से ले। लाश की शनाख्त के लिए सामने आने का शुक्रिया, थानाध्यक्ष पटाशी सा करता बोला। बाहर ड्यूटी ऑफिसर तो तुम लोग अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, कारोबार सब लिखवा कर जाना। कत्ले की तफ्तीश में अभी फिर तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। जय हिंद। इशारा काफ़ी था। अफसर का अभिवादन करके तीनों वहाँ से रुखसत हुए। पुलिस ने बारबंद सीरो इस्कालो के घर का पता पेट्रोज से हासिल किया और सीरो को उसके घर से थाने पकड़ मंगवाया, जहाँ उससे पहला सवाल यही पूछा गया कि जब सोमवार रात फर्जी डॉक्टर से उसका लंबा वास्ता पड़ चुका था, आगे मकतूल से भी वास्ता पड़ चुका था, तो वो मकतूल के अखबार में छपी तस्वीर देखकर खुद थाने क्यों नहीं पहुंचा? उसे पकड़ कर क्यों लाया जाना पड़ा था? जवाब मिला कि उसने उस रोज़ का अखबार नहीं देखा था। बार बंद होने तक अपनी ड्यूटी करके वो 2:30-3 बजे घर पहुंचता था और दोपहर तक सोता था। उसको थाने लाए सिपाहियों ने भी उसे सोते से जगाया था। इस वजह से उसे नहीं मालूम था कि उस रोज़ के अखबार में क्या छपा था। वो अखबार देखता तो दोपहर बाद देखता और वो वक्त आने में भी कई घंटे बाकी थे। सीरो को मॉर्ग में ले जाकर लाश के रूबरू कराया गया तो उसने निसंकोच उसकी शिनाख्त उस शख्स के तौर पर की जो बार के हॉल में अपने 3 साथियों के साथ बैठा ड्रिंक शेयर करता एकाएक ज़मीन पर गिरकर झटपटाने लगा था और फिर होश खो बैठा था। तब उस डॉक्टर का भी जिक्र आया जो उसके सामने बार पर बैठा अपना ड्रिंक एंजॉय करता था और जो बेहोश शख्स के साथियों के कि डॉक्टर के लिए फरियाद सुनकर बेहोश शख्स का मुआयना करने पहुंचा था और जिसने एम्बुलेंस बुलाई थी। अब बांद्रा थाने से मिली रिपोर्ट से स्थापित हो चुका था कि डॉक्टर फर्जी था, एम्बुलेंस चोरी की थी और वही अगवा की वारदात का आर्किटेक्ट था। सीरो को नकली डॉक्टर का हुलिया बयान करने को कहा गया तो उसने बड़ी बारीकी से अपने परसों रात के बार के कस्टमर का हुलिया बयान किया, जो कि ऐन वैसा ही था जैसा जीत सिंह टैक्सी ड्राइवर ने अपने ट्रंक वाले पैसेंजर का बताया था और पहले थाने आए 3 जनों ने डॉक्टर का बताया था। दोनों बयानों में कोई फ़र्क था तो वो उस शख्स की बाईं आंख और नाक के बीच का मस्सा था जिसे संयोग से जीत सिंह ने देखा था। मोटे फ्रेम वाले चश्मे की वजह से सीरो इस्कालो ने नहीं देखा था। हथप्राण के 3 साथियों ने भी नहीं देखा था। बहरूपिया, पुलिस ने राय कायम की। मकतूल का अपहर्ता था और कोई बड़ी बात नहीं थी कि वही कातिल था जिसकी शिनाख्त होना भी बाकी था। पुलिस को सारा सिलसिला अगवा और कत्ल, गैंग किलिंग का लग रहा था, इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनके खबरियों में से कोई उसकी बाबत खबर लेकर खुद ही थाने पहुंच जाएगा। लाश की सुबह सवेरे पक्की शिनाख्त हो जाने का नतीजा ये भी निकला कि उसकी बाबत खबर उस रोज़ के मिड डे में छप भी गई। तब संभावित अपहर्ता और कातिल की बाबत बाजरिया 0 नंबर्स कोई पुख्ता जानकारी थाने पहुंचने का इंतजार होने लगा। अमर नायक क्रोध से आग बुबला हुआ जान पड़ता था। वो अपने तथाकथित सिटी ऑफिस में फ्लैट के फ्रंट में स्थित उस कमरे में था जो कि किसी कॉरपोरेट ऑफिस की तरह सुसज्जित था। उसके पहलू में उसका वफादार लेफ्टिनेंट नवीन सोलंके खड़ा था और सामने हैरान परेशान समीर केतकर मौजूद था, जो कि उस घड़ी बिग बॉस के कहर का निशाना था। नायक के सामने बिखरा सा उस रोज़ का अखबार पड़ा था। इधर मेरी तरफ देख, नायक कर्कश स्वर में बोला। केतकर ने झिझकते हुए सिर उठाया। लाश थाने कैसे पहुंच गई? केतकर से जवाब देते ना बना। उसने बेचैनी से पहलू बदला। मालूम तो है ना कि लाश दादर वेस्ट के थाने में है। हाँ, केतकर फंसे कंठ से बोला। कैसे कैसे मालूम है? छापे में देखा, ट्रंक में बंद। कोई टैक्सी ड्राइवर ट्रंक उधर पहुंचाए तो थाने वालों को भीतर मौजूद लाश की खबर लगी। मालूम? उसकी गर्दन ऊपर नीचे हिली। मुंडी नेला ने कहा, क्या? उस घड़ी उसका लहजा ऐसा कहर बरपा था कि केतकर अनायास सेहर उठा।
हाँ। केतकर बड़ी मुश्किल से बोल पाया। क्या हाँ? मुंडी नहीं हिलाने का। कल क्या बोला मैं तेरे को? क्या बोला मैं धोवाले को ऑफ करने के बाद? मैं बोला लाश का इंतज़ाम करने का। बोले तो पोटला बनाने का। क्या इंतज़ाम किया तूने जो लाश थाने पहुंच गई? साला एड़ा। हिंट नहीं पकड़ा कि लाश का क्या करने का था? समंदर में डालने का था। सोलंकी धीरे से बोला। क्या बांधा था? बांधा था ना। केतकर दबे स्वर में बोला। ऐसे लाश को हैंडल करने के केस कुछ टाइम से बहुत ज़्यादती होने लगे। इस वास्ते लोकल पुलिस खबरदार। कोस्टल गार्ड्स अलर्ट। इस वास्ते कोस्टल एरिया में लाश के साथ पकड़ा जाना बोले तो डेंजरस, खुदकुशी करने जैसा। पहले क्यों नहीं बोला? नायक गर्जा। माफ़ी के साथ बोलता है बॉस। पहले बोलने का मौका ही कब दिया? तुम तो बोला इंतज़ाम करो, निकल लिया। अच्छा, ऐसा किया मैं? हाँ हाँ बोलता है हाँ। अरे सोलंकी, तेरा खास नुक्स निकालता है मेरे में। मेरी मजाल नहीं हो सकती। केतकर हकलाता सा बोला। बॉस, सोलंकी बोला, इसे पहले बोलने दो इंतज़ाम के खाते में ये क्या किया, कैसे किया, लोचा किधर पड़ा। नायक फिर केतकर से मुखातिब हुआ। बोल भाई, क्या बोलने का? खास तौर से ट्रंक का बोल। सोलंकी बोला। डरते झिझकते केतकर ने तमाम किस्सा बयान किया। मकसद क्या था? वो खामोश हुआ तो नायक रुखाई से बोला। तूने चर्च गेट से दूर दादर वेस्ट लाश वाला ट्रंक उस टैक्सी ड्राइवर के मत्थे मार दिया। बोले तो बरोबर। अभी बोल आगे क्या उम्मीद करता था? मेरे को पक्की था वो मेरे पीछे ट्रंक लेके भाग जाएगा। ट्रंक भारी था, इस वास्ते वो यही समझता कि उसमें कीमती सामान था जिस पर कब्जा करने का लालच उसे ज़रूर आता। तू अपने ही बोला भूला लग रहा है। सोलंकी बोला। ट्रंक को मूव करने के वास्ते दो बीड़ू होना ज़रूरी। दो बीड़ू? तू और टैक्सी ड्राइवर। ट्रंक को टैक्सी में से उतार कर फुटपाथ पर रखा। अकेला ड्राइवर से वापस डिग्गी में कैसे लाद पाता? कोई हेल्प किया ना पक्की करके। टैक्सी में ट्रंक लेकर थाने पहुंचा ना बरोबर। पहुंचा तो जाहिर है कोई हेल्प किया। कौन? मैं क्या बोलेगा? बोले तो कोई भी। वहाँ से गुजरता कोई दूसरा टैक्सी ड्राइवर या कोई भी दूसरा बीड़ू। मामूली काम, कौन मना करता? वो ड्राइवर थाने जाने की जगह लालच के हवाले ट्रंक लेके भाग जाता तो आखिर क्या करता? क्या उम्मीद करता था तू उससे? वो कहीं अकेले में जाके ट्रंक खोलता तो उसे लाश मिलती, फिर अपनी फटी को लाश को वही ठिकाने लगाता। क्यों? नायक नाखुश लहजे से बोला। वो क्या ठिकाने लगाता? वो तो लाश देखते ही उसे छोड़ के पीछे भाग खड़ा होता। सोलंकी ने सहमति में सिर हिलाया। अभी ये नहीं बोलने का कि वो अकेला ट्रंक को डिग्गी में से नीचे कैसे उतारता क्या? केतकर ने जवाब देते ना बना। उसकी बेचैनी में इजाफा होने लगा। वो डिग्गी में पड़े ट्रंक में भी झांक सकता था। सोलंकी बॉस की मनस्बत शांति से बोला। तो खुद बोला ताला मामूली आराम से खोला जा सकता था। ताला खोल लेता तो ट्रंक के ढक्कन को पूरा ही ऊपर उठाना ज़रूरी ना होता। ट्रंक को थोड़ा सा भी ऊंचा करके वो भीतर निगाह डालता तो उसे लाश दिखाई दे जाती और उसके मन में इस बात का कोई शुबा न रह जाता कि ट्रंक की ज़रूरत लाश धोने के लिए ही थी। दूसरे, भारी ट्रंक को डिग्गी में से उतारना एक अकेले बीड़ू के लिए मुश्किल, बिना उठाने की कोशिश किए उसे बाहर ढकेलना आसान। अभी बोले तो वो क्यों लाश को ठिकाने लगाता? वो ट्रंक को लाश समेत डिग्गी में से बाहर ढकेलता और निकल लेता। क्या बांधा था? उससे भी तो मेरा मतलब हल होता था। केतकर व्यग्र भाव से बोला। लाश चर्च गेट से दूर कहीं मिलती तो उसमें हमेरे को क्या बांधा था? अगर ये बात थी तो तू दादर वेस्ट तेरे साथ गए टैक्सी ड्राइवर को ही और आगे ले जाता। तेरी ज़ुबान में चर्च गेट से दूर कहीं ले जाता और ट्रंक उधर कहीं डंप कर देता। तो तो क्या बांधा था? केतकर ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि नायक की खा जाने वाली एक निगाह ने ही उसे मुंह बंद कर लेने पर मजबूर कर दिया। अभी इसका मगज ऑफ साला। नायक भड़कता सा बोला। साला स्ट्रेट करके काम नहीं करता, फैंसी तरकीबें सोचता और आगे थोपता है। ये नहीं सोचता कि अकेले ट्रंक से ही पुलिस की मजबूत उंगली इस जगह की तरफ उठ सकती है जहाँ से कि मैं नवा धंधा चालू किया। नहीं उठ सकती। अब तक फटकार से त्रस्त केतकर के स्वर में इस बार आत्मविश्वास का पुट था। मैं फुल इंतजाम किया। फेंकता है साला। पहले हैरान फिर नाराज़ होता नायक बोला। अरे जो टेम्पो वाला इधर ट्रक पहुँचाने आया उसको इधर का पता मालूम था या नहीं मालूम था? मालूम था, पर वो आगे किसी को नहीं बोल सकता था। क्यों? क्योंकि उस काम के बाद वो ऊपर। क्या हुआ? नायक उसे घूरता बोला। धड़का लग गया, तिल बैठ गया। मैं खलास किया, उसका मुंह बंद करने का था ना। नायक के चेहरे पर गहन आश्चर्य के भाव आए। कितनी देर वो अपलक उसे घूरता रहा। कैसे किया? फिर अपेक्षा का सुसयन स्वर में बोला। केतकर ने बताया। ये पहला अक्कल का काम किया तू। वो खामोश हुआ तो नायक बोला। पर एक मुंह और भी है जो खुल सकता है। केतकर जानता था बॉस का इशारा ख्याली ट्रंक हाउस के मालिक की ओर था। अगर वो हाजी इंतखाब बेग ख्याली की बाबत जिसे कि उसने इधर चर्च गेट के पते की पर्ची थमाई थी बोलता तो अभी हुई तारीफ के फिर फटकार में बदल जाने में कोई वक्त नहीं लगने वाला था। अब झूठ बोलना ज़रूरी था। बाप, मैंने ट्रंक खरीद कर, वो बोला, उसे इधर डिलीवर करने का जिम्मेदारी ट्रंक हाउस पर नहीं छोड़ा था। ट्रंक ढोने के वास्ते उधर बाजू के टेम्पो स्टैंड से टेम्पो का इंतज़ाम मैं खुद किया था।
मैं अपने सामने ट्रंक टेम्पो पर लोड करवाया था और टेम्पो वाले को इधर का पता लिख कर दिया था। खाली 5 मिनट ट्रंक नीचू गोदाम में था, जबकि मैंने लाश को ट्रंक में बंद किया था और उसी टेम्पो पर, जो कि अभी वेट करता था, ट्रंक महापालिका मार्ग फुटपाथ पर उतरवाया था, जहाँ से आगे के सफ़र के लिए मैं टैक्सी पकड़ा था। अभी बोले तो टेम्पो वाला नहीं बोल सकता वो ट्रंक किधर पहुँचा है, क्योंकि ऐसा कुछ बोल पाने की नौबत आने से पहले मैं उसको गॉड के पास डिस्पैच किया। फिर बोलता है, बाप, मुस्तफ़ा बाजार के खाली ट्रंक हाउस के मालिक को मैं डिलीवरी का वास्ते बोला ही नहीं था, जो कि उसको पता देना पड़ता। अभी मैं 100 टाक पक्की करके बोलता है, ट्रंक के इधर डिलीवरी का किसी को कुछ मालूम नहीं। किसी ने ट्रंक इधर पहुंचता देख भी लिया तो उसे ये नहीं मालूम कि ट्रंक किधर से रवाना होकर इधर पहुंचा और आखिर किधर गया। वो खामोश हुआ। उसने आशापूर्ण निगाह बॉस पर डाली। ऐसे क्या देखता है? नायक बोला, कुछ गलत किया मैं? या तेरी स्पीच के बाद मेरे को ताली बजाने का था? केतकर की सूरत से मायूसी झलकने लगी। कहीं कुछ अभी भी काबिले एतराज़ था जो उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। इतने इंतजाम तेरे को सूझे, साला एक मर्डर भी सूझा, पर उस टैक्सी ड्राइवर का कोई इंतजाम न सूझे जिसके मत्थे तूने ट्रक मड़ा। बोले तो लाश मड़ी क्या? मेरे को ख्याल तक नहीं आया था कि वो ट्रंक के साथ थाने पहुंच जाएगा। अब कर ख्याल। जी। उसे तलाश कर और ऑफ कर। वो एक ही वीडियो जो तेरी सूरत से वाकिफ, इस वास्ते उसका ऑफ होना ज़रूरी क्या? केतकर ने जवाब देते ना बना। तू साला सब्जी भाजी नहीं, लाश ढोता था और वो तेरे खिलाफ गवाह था। महापालिका मार्ग से दादा तक वो टैक्सी वाला तेरे साथ था। तो बोले तो ये नहीं हो सकता कि उसको तेरा थोबड़ा एन परफेक्ट करके याद ना रहो। थाने में यकीनन उसने तेरी बाबत बयान दिया होगा। उसके बयान के दम पर तू पकड़ा गया तो पुलिस को जो जानकारी मांगता होगा तेरे हलक में डालकर निकालेगा। मेरे को नहीं मांगता। तेरे जरिए मैं मेरे पर नीचे के गोदाम के कारोबार पर फोकस नहीं मांगता। ऐसा ना होने देने का मेरे पास आसान तरीका है। पूछ क्या? क्या? तू टेम्पो वाले को ऑफ किया ताकि उसकी वजह से गोदाम पर फोकस ना बने? मैं तेरे को ऑफ करता है ताकि तेरी वजह से मेरे पर फोकस ना बने। क्या? केतकर के होश फाख्ता हो गए। मुंह बाएं उसने नायक को देखा। भाईगिरी का पहला असूल। नायक की आवाज़ उसे कहीं दूर से आती लगी। कमज़ोर कड़ी नहीं मांगता। जंजीर में किधर कमज़ोर कड़ी तो जंजीर कमज़ोर। कमज़ोर कड़ी नहीं छोड़ने का। ये टेम तू कमज़ोर कड़ी क्या? अच्छा। केतकर के लहजे से मायूसी छुपाए नहीं छुप रही थी। पर तू सोलंके का खास, जैसे सोलंके मेरा खास। इस वास्ते तेरा लिहाज करता है मैं क्या? केतकर ने यूं ऊपर नीचे सिर हिलाया जैसे सिर एकाएक मन का भारी हो गया। उस टैक्सी ड्राइवर को ऑफ कर और आकर मेरे को गुड न्यूज़ दे। मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? केतकर हक बकाया। कैसे ढूंढूंगा? ये तेरा प्रॉब्लम। नायक का एक झट झटका। फिर बोला, शनिवार तक का टेम है तेरे पास। शनिवार तक का? 3 दिन का? 3 दिन बोले तो आज शुक्र नहीं है, बुध है, सोलंके बोला। ओह, खैर बांधा नहीं, जो बोल दिया सो बोल दिया क्या? और बाप, केतकर व्याकुल भाव से बोला, 3 दिन? 4 दिन। आज का दिन भूल गया? बुध गुरु शुक्र शनि, कितना हुआ? आज का आधा दिन तो गया। पसर नहीं अब, नायक शुष्क स्वर में बोला। तू साला मेरी जान को इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया। बोले तो स्ट्रेट करके काम को अपना फैंसी तरीका से हैंडल करके मेरे वास्ते प्रॉब्लम खड़ा किया। सोलंके का लिहाज ना होता तो इधर ही मड़ा पड़ा होता। जो काम अभी मैं तेरे को करने को बोला उसे अपनी कम सजा समझ। केतकर और बदहवास हुआ। भाव खाने की जरूरत नहीं, सोलंके बोला। कोई तरकीब तेरे मगज में नहीं आती तो मैं बोलता है। अखबार की खबर में छपा है कि उस टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी दादर वेस्ट के थाने में बंद है। वहाँ जाकर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर। फिर आरटीओ में जाकर मालूम कर वो टैक्सी किसके नाम रजिस्टर्ड है। नाम के साथ पूरा पता भी होता है। ईजी। थाने वाला वीडियो लोग मेरी सुनेगा? एड़ा, सच में ही मगज ऑफ है तेरा। अरे सारे थाने को नहीं सुनाना, खाली एक वीडियो पकड़ के उसको सुनाना है। गुलदस्ता सब सेट कर देगा क्या? उसने अनिश्चित भाव से ऊपर नीचे गर्दन हिलाई। फिर हो सकता है किसी को गुलदस्ता थमाना ही ना पड़े, बल्कि किसी के मत्थे ही ना लगना पड़े। हो सकता है तेरे को टैक्सी थाने के कंपाउंड में ही वहीं कहीं खड़ी मिल जाए, जहाँ थाने के स्टाफ की अपनी गाड़ियाँ खड़ी होती हों। टैक्सी को थाने में कोई नहीं घुसने देता। कोई रसूख वाला वीडू फिर भी भीतर पहुँचाए जाने की जिद करे तो उसके उतर जाने के बाद टैक्सी वाले को हुक्म देता है कि टैक्सी को बाहर लेके जाए। पक्की करके मालूम मेरे को, ऐसी ही होता है। अभी बोल, वो टैक्सी थाने के कब्जे में होगी तो कहाँ होगी? थाने में, भीतर कहीं, वहाँ जहाँ थाने की अपनी गाड़ियाँ खड़ी होती होंगी, जैसे कि फ्रंट यार्ड में। हाँ, जैसा कि मैं अभी बोला। अभी कुछ और बोलना है तो बोल। बोलना है? केतकर ने इनकार में सिर हिलाया। बॉस जिस काम के लिए तेरे को 4 दिन दिया, अगर मगज से काम लेगा तो उसे आज ही करने में कामयाब हो जाएगा क्या? करता है बाप, वो उत्साहहीन स्वर में बोला। मीटिंग बर्खास्त हो गई।